अब हम क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कस करते हैं। ग्रुप ई क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 40 का आंसर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन सिंपल टर्म्स इसको हम बोलें तो एक तरह का प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है स्पर्म बनाने का प्रोसेस बाय मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, और ये बनता है, स्पर्म बनता है सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स। ये सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स टेस्टिस के अंदर मौजूद होता है, वहाँ पे स्पर्म बनता है। जिस प्रोसेस से बनता है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको हम इस पिक्चर से अगर एक्सप्लेन कर लें तो आसानी होगा आपको समझने में। तो आप इसमें देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनिया, ये है प्लुरल ऑफ स्पर्मेटोजेनियम, ठीक है। तो ये साइज इंक्रीज करके, इंक्रीज इन साइज टू बिकम 46 क्रोमोजोम, ये इंक्रीज होकर के 46 क्रोमोजोम का साइज का बन जाता है। फिर माइटोसिस सेल डिवीजन से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये देखिए आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर वो म्योटिक सेल डिवीजन में जाता है, फर्स्ट म्योटिक सेल डिवीजन या फिर मियोसिस आप कह सकते हैं उससे। उससे वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। यहाँ देखिए ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है 23 क्रोमोजोम्स का, वही हम यहाँ भी लिखे हुए हैं। इट टेक्स स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मेल गेमेट्स नोन एज स्पर्म विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस। हम बोले स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है मेल गेमेट्स बनाने का। मेल गेमेट्स क्या है? स्पर्म। कहाँ बनता है? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ बनता है? सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स में। इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोजेनिया, यह है इमेच्योर जर्म सेल प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म बनाता है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अ डिप्लॉयड स्पर्मेटोजेनियम, ये है डिप्लॉयड स्पर्मेटोजेनियम मेल जर्म सेल इंक्रीजेस इट्स साइज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इंक्रीज साइज, अपना साइज को इंक्रीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेता है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं इसमें, फिर उसके बाद फिर वो साइज बढ़ा करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेता है। उसको म्यूसिस, ये फिर ये म्योटिक डिवीजन में जाता है। फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, यहाँ देख सकते हैं 23 क्रोमोजोम्स ईच, इसमें ये दोनों 23 क्रोमोजोम्स का है। फिर वो सेकेंड म्योटिक डिवीजन में जाता है। Each secondary spermatocytes then undergoes second meiotic division, meiosis II, to forms two equal haploid spermatids. Spermatids two equal haploids spermatids में फॉर्मेशन होता है। फिर वो डिफ्रेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। स्पर्मेटोजोआ ही मैच्योर स्पर्म सेल है। इसमें आप देख सकते हैं हेड पार्ट, टेल पार्ट, हेड पार्ट, टेल पार्ट, सबका हेड डेवलप्ड है और टेल पार्ट भी डेवलप्ड है। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। फिर वो अलग हो जाता है स्पर्मेशियन प्रोसेस से। After spermiogenesis, sperm's heads becomes embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस। ये अगर आप डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये चार्ट, तो आप इस थ्योरी को आराम से अच्छे से लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 40 और पार्ट में जाते हैं। अब हम ग्रुप ई क्वेश्चन नंबर 40 का और पार्ट डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेवल डायग्राम। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है विथ यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो डीएनए एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसका काम होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन या फिर हेरिडेटरी मटेरियल्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ले जाना। वही यहाँ हम लिखे हैं, डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग द हेरिडेटरी मटेरियल्स ऑफ द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर को हम देखते हैं अब। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डिस्क्राइब्ड एज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। बेसिकली इट इज ए न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और न्यूक्लियोटाइड का 3 कंपोनेंट्स होता है, 3 कंपोनेंट्स होता है। एक पहला पेंटोज शुगर, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज होता है, पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो 2 तरह का नाइट्रोजस बेस होता है, प्यूराइंस और पिरिमिडाइंस। तो प्यूराइंस में 2 तरह का होता है, एडेनिन एंड गुआनिन। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन सी से, यूरासिल यू से, थाइमिन टी से।
तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ए शुगर ग्रुप, ए फॉस्फेट ग्रुप एंड ए नाइट्रोजन बेस। ठीक है, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप लिंक न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर टू फॉर्म ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक करता है टुगेदर स्ट्रैंड बनाने में। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसका आप स्ट्रक्चर पीछे देख सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए। These 4 नाइट्रोजियस बेसेस पेयर टुगेदर इन द फॉलोइंग वे। ए टी के साथ पेयर बनाता है, सी जी के साथ बनाता है। These base pairs are essential for the DNA's double helix structure। यही नाइट्रोजियस बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, जो एक ट्विस्टेड लेडर को रिप्रेजेंट करता है। लेडर मतलब होता है सीढ़ी, ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा। तो आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। तो एक ट्विस्टेड लेडर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये बेस पेयर है और ये नाइट्रोजियस बेसेस हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ बनाता है पेयर, गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाता है। ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो इसका हम साइलेंट फीचर्स ऐसे ही देख लेते हैं इसमें। अब इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से बना हुआ है। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इसमें एंटी पोलैरिटी होता है दोनों में, एक दूसरे के उल्टा। द बेसेस आर इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बेस पेयर्ड होता है, फॉर्मिंग बेस पेयर्स, उसी को हम बेस पेयर्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, the 2 chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer. That there are roughly 10 base pairs in each term. As a result, the distance between a base pair in helix is approximately 0.34 nanometer. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करेंगे। राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट्स ऑन वेरियस टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज मेड इट पॉसिबल टू इंजीनियर माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स एज पर आवर डिजायर्स। हम लोग अपने डिजायर के अकॉर्डिंग माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स को बना सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड या टूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अगर हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर लें तो बेसिकली ये एक मेथड है फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीसीज। 2 डिफरेंट स्पीसीज का डीएनए मॉलिक्यूल्स को ऐड करके अपने हिसाब से हम माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स को बनाते हैं। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें बेसिक टूल्स क्या क्या है, फंडामेंटल टूल्स क्या क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लिगेजेस, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डिस्कस कर लें। द एंजाइम्स विच कट द डीएनए आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो डीएनए को कट करता है उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है हेल्प टू कट, पॉलीमरेज का काम होता है हेल्प टू सिंथेसाइज, एंड लिगेसेस का काम होता है हेल्प टू बाइंड, उसको बांधना लिगेसेस का काम होता है। ठीक है, 2 तरह का होता है ये, उसमें एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स। ये अंत से इसको काटने का काम करता है। ये स्पेसिफिक पोजीशंस पे, एंडोन्यूक्लियस का काम होता है दे मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर सीक्वेंस स्पेसिफिक विच इज यूजुअली पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब होता है 1 2 3 3 2 1। मैथमेटिकली अगर हम पैलिंड्रोम को अगर एक्सप्लेन करें पैलिंड्रोम वर्ड को, तो 1 2 3 3 2 1 ये सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो उस सीक्वेंस में ये होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि साइट को डिटरमाइन कर सकें किस जगह पे हमको कट करना है। अब दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। दूसरा पार्ट है वेक्टर और तीसरा है होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हम वेक्टर्स को अब देखते हैं। तो वेक्टर्स होता है इट हेल्प्स इन कैरिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डिजायर्ड जीन। इसको कैरी करने में और जोड़ने में डिजायर्ड जीन को वेक्टर्स मदद करता है। वेक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज इट कैरी फॉरवर्ड द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये कैरी करने का काम करता है। इसमें 2 एग्जांपल हम लिखे हुए हैं, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस आर द मोस्ट कॉमन वेक्टर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेजेस ये 2 कॉमन वेक्टर्स है। अब लास्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गेनिज्म इनटू विच द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड। जो हम बनाए हैं, 2 डीएनए को मिक्स करके बनाए हैं, उसको जिसमें इंट्रोड्यूस करना है
वो कहलाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। इट इज द अल्टीमेट टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी व्हिच टेक्स इन द वेक्टर इंजीनियर्ड विद द डिजायर्ड डीएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। तो उसको हम बहुत तरह के मेथड से उसे हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में लाते हैं, बनाया हुआ डीएनए को। उसमें एक मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा मेथड है जीन गन। तो माइक्रो इंजेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन दिस मेथड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ये एनिमल के केस में ये मेथड अप्लाई किया जाता है, ये प्लांट के केस में। तो एनिमल में इसमें डायरेक्ट न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये प्लांट के केस में है cells are bombarded with the high velocity microparticles of gold और tungsten coated with DNA। तो इसमें bombard किया जाता है, इसमें डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 का और पार्ट डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, हाउ इट कैन बी कंट्रोल। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो आप 41 का और पार्ट का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन से आप फेमिलियर हैं, इसे हम क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वाटर पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि वाटर बॉडी जैसे रिवर, सी, ओशियन, उसमें अनडिजायरेबल अनवांटेड सब्सटेंस का एडिशन या फिर कंटामिनेशन हो जाना, उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। पानी में उसके फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी बदलाव हो तो उससे हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। साथ ही द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशियंस, ग्राउंड वाटर विद अनडिजायरेबल और अनवांटेड सब्सटेंस, इसको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। काउजेस वाटर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है। वेस्ट फ्रॉम होम्स, फैक्ट्रीज, अदर बिल्डिंग्स गेट इनटू वाटर बॉडीज एंड एज ए रिजल्ट वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड और वी कैन से वाटर गेट्स पोल्यूटेड। तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। इसका इल इफेक्ट्स क्या है उसे अब हम देखते हैं। तो इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स है। ये हमारे फूड चेन में भी आ सकता है, ये एक्वेटिक लाइफ को बर्बाद कर देता है, मछली के जीवन को बर्बाद करता है और साथ ही कई एक्वेटिक लाइफ को खत्म कर देता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट कर देता है। इसमें आप देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन ड्रास्टिकली अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द receiving water body consumes a lot of oxygen and consequently there is sharp decline in dissolved oxygen downstream from the point of sewage discharge which causes mortality of fish and other aquatic creatures। तो ये वाटर इकोलॉजिकल साइकिल को बर्बाद करता है। तो ये चीज उसका इफेक्ट है। ह्यूमन हेल्थ पे भी ये काफी इम्पैक्ट करता है। डोमेस्टिक वेस्टेजेस, जो हम लोग घर से जो गंदा सब पानी में फेंकते हैं, कूड़ा कचरा, ये सब, हॉस्पिटल पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्री पोल्यूटेंट्स, ये अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है जो बहुत तरह की बीमारी को फैलाता है, जैसे डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया और कई तरह के और डिजीज, डायरिया, वोमिटिंग, स्किन, किडनी प्रॉब्लम एक्सेट्रा। ये सारे इल इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के और कई इल इफेक्ट्स हैं जिसे हम इतने छोटे वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इकोलॉजिकल सिस्टम एंड इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। अब हम कंट्रोल मेजर्स को डिस्क्राइब करते हैं। फॉलोइंग आर द सम कंट्रोल मेजर्स फॉर वाटर पोल्यूशन। तो वाटर को कैसे हम साफ रख सकें, तो कोई भी डोमेस्टिक वेस्ट को अनट्रीटेड हम लोग को पानी में नहीं बहाना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट को, हॉस्पिटल वेस्ट को, ये सबको ट्रीटमेंट के बाद ही पानी में उसे हमें छोड़ना चाहिए। सबसे पहला बात तो ये है। कम से कम हमें पानी में प्रदूषण फैलाना चाहिए। शैम्पू वगैरह ये सब का प्रयोग करें तो उसे अच्छी जगह पे डिस्पोज करें, उसे ग्राउंड वाटर या फिर कुएं में फेंकना नहीं चाहिए। इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है। अब हम यहाँ देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। वाटर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग ग्लोबल प्रॉब्लम विच मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय मर्जिंग ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड विथ न्यूली डेवलप्ड साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड। हम लोग को वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ग्लोबल प्रॉब्लम है, विश्व स्तर का प्रॉब्लम है, इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही साथ पानी को बचाना चाहिए। विथ साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स हमें इस तरह से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। इंडस्ट्री, होटल्स, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, इससे जो भी पानी निकलता है गंदा पानी, उसे ट्रीटमेंट के बाद ही वाटर बॉडीज में, रिजर्वर्स में, रिवर्स, लेक्स में छोड़ना चाहिए। फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, सो वी मस्ट फोकस ऑन एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स कल्टिवेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। तो ट्राई टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्री। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्री। तो पेड़ को हमको काटना नहीं चाहिए, कम से कम काटना चाहिए
और एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पॉल्यूशन कंट्रोल में। फॉरेस्ट एसिड रेन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर एक पोल्यूशन में कंट्रोल में फॉरेस्ट मदद करता है। इसलिए हमें एफॉरेस्टेशन की ओर फोकस करना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पब्लिक अवेयरनेस। Public awareness should be created by utilizing the media towards the harmful effect of water pollution. हमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए मीडिया के हेल्प से, ताकि आम जनता भी ये समझे कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी पे पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। ये हम मीडिया की मदद से आम जनता को समझा सकें, उस तरह का हमें प्रयास करना चाहिए। इन सिटीज water that flows through the city drainage system should be properly treated and harmful pollutants have to be removed before they are introduced into reservoirs. सिटी में, कोई भी बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में वाटर जो सीवेज in cities the water that flows through the city drainage system should be properly treated and harmful pollutants have to be removed before they are introduced into reservoirs. तो सिटी में जो ड्रेनेज सिस्टम में हार्मफुल वेस्टेजेस रहते हैं उन्हें ट्रीट करके, उन्हें अलग करके, तब हमें उन्हें समुद्र, रिवर, लेक, पॉन्ड ये सब में छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से कई और मेथड्स हो सकते हैं, कई और मेजर्स हो सकते हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। हमें अपने स्तर पे वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। हमने सारे आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपसे कोई भी कोर्स कंटेंट मिस ना हो। और मैं जल्द से जल्द रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के सारे वीडियो को अपलोड करूंगा, आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए आप हमसे जल्द से जल्द जुड़ें और इन वीडियोज को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।